हाय दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों का। आई होप आप लोग ठीक होंगे। देखिए, आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। ठीक। और चैनल का नाम जैसा कि आप जानते हैं एनसीईआरटी शॉर्ट्स करेंट अफेयर्स अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 3 मई का करेंट अफेयर है, पार्ट 2 है ये। ठीक है, पार्ट 2। पार्ट 1 अगर अभी अब तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख ले पहले, उसके बाद फिर पार्ट 2 आपको अच्छे से समझ में आएगा। वैसे समझ में आ जाएगा आपको ये भी, क्योंकि दोनों ही न्यूज जो है, दोनों ही करंट अफेयर्स अलग अलग है। उसमें मैं लॉन्ग टॉपिक्स चूज करता हूँ पार्ट 1 में, और इसमें कुछ शॉर्ट टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, चलिए, और ज्यादा लंबा वीडियो ना हो इसलिए हम 2 पार्ट में भी बना रहे हैं। ठीक है, मेरा नाम है प्रिंस और हम लोग डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है झारखंड में ओबीसी जनगणना। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं झारखंड की। वहां की सरकार ने जो दूसरे पिछड़े वर्ग होते हैं यानी अदर बैकवर्ड कास्ट, उनकी गिनती शुरू कर दी है। बेसिकली क्या किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी जगह पर ओबीसी को आरक्षण देना है तो पहले ये देखना होगा कि उनकी आबादी वहां पे कितनी है और आरक्षण देने से क्या असर पड़ेगा। इसी को ट्रिपल टेस्ट कहते हैं और ये गिनती उसी का पहला कदम है। ठीक है, ट्रिपल टेस्ट का पहला कदम क्या है कि गिनती करना कि कितने ओबीसी के अंदर आने वाले लोग हैं। ठीक, आरक्षण के लिए कौन लोग एलिजिबल है, ठीक है, कितने लोग हैं वहां पे। खैर, तो इसमें जानते हैं कि ट्रिपल टेस्ट क्या होता है। देखिए, पहले तो इसके अंदर आता है कि एक कमीशन बनती है, एक कमिटी बनती है, और ये कमिटी जो है पता लगाती है कि किसी जगह पर कौन कौन से पिछड़े हैं, आरक्षण देने से क्या होगा, और खूब सारा डेटा जो है उसके बारे में जुटाती है। उसके अलावा क्या करती है, आरक्षण का हिसाब रखती है कमिटी। ये एक रिपोर्ट देती है, उसके हिसाब से तय होगा कि ओबीसी को कितने % आरक्षण मिलना चाहिए। तीसरा, ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन फॉलो करती है। सुप्रीम कोर्ट का क्या है गाइडलाइन कि 50% से ज्यादा हम आरक्षण नहीं दे सकते। तो शेड्यूल कास्ट यानी एससी और शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी और ओबीसी मिला के 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए आरक्षण। ठीक है, आरक्षण का जो लेवल है वो 50% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक, तो ये था हमारा पहला टॉपिक, और इसके बारे में मैंने जो भी जानकारी इंपॉर्टेंट थी उसको मैंने यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया, अगर मैं तेज बोल गया हूँ तो फिर से आप इस वीडियो को सुन सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। बुजुर्गों के लिए नई योजना स्टार्ट किया गया है। ठीक है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, लेकिन राष्ट्रपति जी ने इसका इनिशिएटिव किया है। ठीक, इसका नाम है एजिंग विथ डिग्निटी। ठीक है, इसका नाम है एजिंग विथ डिग्निटी। इसके अंदर जो है कुछ स्कीम्स डाले गए हैं। ठीक है, इस इनिशिएटिव के अंदर वो क्या क्या स्कीम है, क्या है, वो हम देख लेते हैं। ठीक, देखिए, हिंदी में इसको कहते हैं गरिमा के साथ आयु वृद्धि। ठीक, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए हमारे जो सीनियर सिटीजन है उनको इज्जत से अपनी जिंदगी गुजारने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। इसके अंदर क्या है, ठीक है, वरिष्ठ नागरिक कल्याण पोर्टल जो है खोला गया है। ठीक, सरकार की तरफ से। इसके अंदर सरकार की जो स्कीमें हैं, चाहे वो हेल्थ से जुड़ी है या दूसरी वेलफेयर सर्विसेज है, वो आसानी से मिल जाए वरिष्ठ नागरिकों को, इसके लिए ये पोर्टल खोला गया है। पहला ये याद रखिएगा। ठीक, दूसरा क्या है, वरिष्ठ नागरिक आवास। केंद्र सरकार ने एक स्कीम चलाई है। ठीक है, उनका एक स्कीम है। इसका मकसद है कि बुजुर्गों को रहने के लिए अच्छी जगह मिले। ये माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम के हिसाब से ही है। ठीक, तीसरा इसमें क्या है, तीसरा है ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ एक अग्रीमेंट हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, समझौता हुआ है, जिसमें क्या है कि बुजुर्गों को इमोशनल सपोर्ट वहां पे मिले, शांति से वो रह सके और अलग अलग जनरेशन के लोगों से इंटरेक्शन हो, ताकि वो अच्छे से आपस में घुल मिल के रह सके। ठीक है, तो ये समझौता हुआ। ये 3 चीज है इसके अंदर, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा लैब में ब्लैक होल बम। ठीक है, तो साइंस की दुनिया में एक बहुत ही मजेदार चीज हुई है। वैज्ञानिकों ने पहली बार लैब में ब्लैक होल बम जैसा कुछ बनाकर दिखाया है। ये क्या है जानते हैं। दरअसल ये एक साइंटिस्ट थे, याकोब जेल्डोविच इनका नाम था। इन्होंने 1971 में एक आइडिया दिया था। इनका आइडिया क्या था, उनका आइडिया ये था कि उन्होंने सोचा कि अगर कोई ब्लैक होल, ठीक,
घूम रहा है, मान लीजिए ये ब्लैक होल घूम रहा है, तो उसकी घूमने की एनर्जी का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, ब्लैक होल के चारों तरफ एक एरिया होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एग्रोस्फेयर कहते हैं। ये जो चारों तरफ का एरिया है इसको एग्रोस्फेयर कहते हैं। ठीक, अगर कोई चीज यहाँ इसमें आ जाती है, मान लीजिए कोई चीज इसमें आ जाती है, तो ब्लैक होल की घूमने की जो ताकत है उस चीज को और ज्यादा एनर्जी दे देती है। ठीक है, दे सकती है। तो यही इनका जो है आइडिया था। तो जेल्डोविच ने यह भी कहा था कि अगर कोई बहुत तेजी से घूमता हुआ सिलेंडर, मान लीजिए कोई सिलेंडर है या वेव तरंग है, ठीक, इससे टकराता है आके, ठीक, तो क्या होगा, तो उस वेव की एनर्जी को ये जो ब्लैक होल की एनर्जी है वो बढ़ा देगा, खासकर जब वो उससे टकराकर वापस घूमेगा। ठीक है, तो उसकी एनर्जी दोगुनी चौगुनी इससे ज्यादा हो जाएगी। ठीक, इसी को जेल्डोविच इफेक्ट भी कहते हैं। ये तब होता है जब कोई घूमने वाली चीज इतनी तेजी से घूमती है कि उस पर आने वाली जो वेव होती है उसकी जो स्पीड होती है, ठीक, वो इसकी स्पीड, ठीक ना, इसकी स्पीड ज्यादा होती है और इसकी स्पीड जो है कम होती है, लेकिन जब टकरा के ये जाती है तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, जेल्डोविच इफेक्ट है। ठीक है, तो ये कुछ वैसा ही है जैसे डॉपलर इफेक्ट होता है, लेकिन ये घूमने की वजह से होता है, चलने की वजह से नहीं होता है, क्योंकि डॉपलर इफेक्ट में क्या होता है, चलने की वजह से जो एनर्जी निकलती है उसके बारे में है। ठीक है, तो उस पर हम लोग साइंस में बात करेंगे। ठीक, तो अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया है तो अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा mtDNA बीमारियों का इलाज। ठीक, तो एक नई दवा खोजी गई है, वैज्ञानिकों ने PGLA नाम का एक छोटा सा मॉलिक्यूल खोजा है। यह हमारी बॉडी के अंदर एक खास चीज को टारगेट करता है जिसको माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम कहते हैं। इससे उन बीमारियों का इलाज हो सकता है जो mtDNA में गड़बड़ी होने की वजह से होती है। ये बीमारियां बहुत रेयर होती है। ठीक, ये हमारी बॉडी में होती है। जो माइटोकॉन्ड्रियल होता है ना, उसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेल होता है और सेल में ही ये mtDNA होता है। ठीक है, खैर चलिए, माइटोकॉन्ड्रियल हमारी सेल का इकलौता ऐसा हिस्सा है जिसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, जो सेल में मेन डीएनए से अलग होता है। जो मेन डीएनए जो होता है सेल का, उससे अलग होता है। ठीक है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसमें क्या होता है, mtDNA हमें सिर्फ अपनी जो मदर होती है उनसे मिलता है, पापा से नहीं मिलता है, फादर से नहीं मिलता है। अगर mtDNA में कोई गड़बड़ी हो जाए तो माइटोकॉन्ड्रियल बीमारी हो सकती है। इसका इलाज करने के लिए एक थेरेपी होती है जिसको माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं, MRT कहते हैं। ठीक है, ये जो भी चीज यहाँ पे लिखी हुई है ना, इसको अगर आप सही से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, खैर मैं जो बता रहा हूँ वो भी आप समझ जाइए, इतना है इसके अंदर। ठीक है, डिस्कशन में और कुछ और इसके बारे में जानना हो तो आप कमेंट जरूर करेंगे, मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हमारा उत्तराखंड का रम्मान उत्सव। ठीक है, याद रखिएगा, रम्मान उत्सव मनाया जाता है कहाँ, उत्तराखंड में। ठीक है, तो इसको एकदम याद रखना है। तो अभी बेसिकली वहां पे ये त्योहार मनाया जा रहा है जिसका नाम है रम्मान उत्सव। इतना खास है कि यूनेस्को, बेसिकली इसलिए ये न्यूज में है क्योंकि यूनेस्को ने इसको क्या किया है, अपनी लिस्ट में शामिल कर लिया है। इसमें क्या होता है इस उत्सव में, ठीक है, हर साल अप्रैल के आखिर में इसको मनाया जाता है। 2 जुड़वा गाँव में मनाया जाता है, जब फसल वहां की कट जाती है तो मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका धार्मिक महत्व भी है। ये गाँव एक देवता भूमियाल के सम्मान में ऐसा करता है। ठीक, इसमें क्या क्या होता है, इसमें बहुत सारे धार्मिक रीति रिवाज होते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, यहाँ पे लोक गीत गाए जाते हैं, देवी देवताओं की कहानियां गाई जाती हैं। और उसके अलावा रामायण की कहानी को लोकल तरीके से दिखाया जाता है, जिसमें लोग जो है मुखौटा पहन के नाचते गाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के ये कपड़े पहनते हैं, अलग अलग रंग के, अलग अलग रंग का एक दृश्य होता है। अगर आपको कभी देखना हो तो अप्रैल के लास्ट में आप जाकर देख सकते हैं उत्तराखंड में। ठीक है, सिंपली यही है। ठीक, और चीजें जो है आपको इसमें याद रखनी है वो इतना ही कि रम्मान उत्सव कहाँ मनाया जाता है और इसमें बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें हैं, आप याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा
आरबीआई की नई रिपोर्ट, आरबीआई की नई रिपोर्ट आई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, और क्या है रिपोर्ट, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, आरबीआई ने कुछ मार्केट्स में जो ट्रेडिंग और सेटलमेंट का टाइम होता है उसको रिव्यू करने के लिए कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। तो आरबीआई इन मार्केट्स को कंट्रोल करता है। किन मार्केट्स को? मनी मार्केट को, जैसे कॉल मनी मार्केट, रेपो वगैरह जो होता है उसको कंट्रोल करता है। सरकारी सिक्योरिटी मार्केट को भी कंट्रोल करता है, जैसे सरकारी बॉन्ड, ट्रेजरी बिल वगैरह, इसको भी आरबीआई जो है कंट्रोल करता है। विदेशी मुद्रा बाजार जैसे स्पॉट, फॉरवर्ड, स्वैप वगैरह जो है इसको भी आरबीआई जो है कंट्रोल करते हैं। एक डेरिवेटिव मार्केट जैसे होता है ब्याज दर, विदेशी मुद्रा और क्रेडिट पर बने जो डेरिवेटिव्स होते हैं उसको भी आरबीआई ही कंट्रोल करता है। ठीक, बेसिकली यही है। तो यही जो है रिपोर्ट के अंदर ये चीजें जो है आई है और आरबीआई ने ये चीजें बताई है। ठीक है, कमिटी की रिपोर्ट आई है, बेसिकली उसी के बारे में ये न्यूज था। ठीक, चलिए अगला टॉपिक है हमारा ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आराम से सुनिएगा। ठीक, बेसिकली क्या हुआ है कि सेबी जो शेयर मार्केट को कंट्रोल करती है उसने लोगों को ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से दूर रहने को कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है एक ऐसी वेबसाइट या ऐप होती है जहां पर किसी भी चीज के बारे में अपनी राय लगाकर, यानी सट्टा जैसा पैसा कमा सकते हैं। जैसे कोई खेल, पॉलिटिक्स, अगर इसके बारे में आप ना एक अंदाजा लगा के वहां पे आप पैसा कमा सकते हैं। अगर आपका अंदाजा जो है सही होता है तो आपको पैसे मिलते हैं, नहीं तो आप लॉस कर जाते हैं। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक ना, खेल से रिलेटेड हो सकता है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो सकता है, या मौसम से ही रिलेटेड हो सकता है, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, इसमें लोग अपनी राय के हिसाब से किसी भी इवेंट पर दाव लगाते हैं। अगर आपकी राय सही निकलती है तो आपको पैसे मिलते हैं, नहीं तो आपके पैसे डूब जाते हैं। जरूरी बात यह है कि सेबी इनको कंट्रोल नहीं करता है। ठीक है, सेबी कंट्रोल नहीं करता है। जैसे एक्सचेंज मार्केट है उसको जो है सेबी कंट्रोल करता है, जो अपना स्टॉक मार्केट है उसको। ठीक, क्योंकि जिन चीजों में ट्रेडिंग करवाते हैं वो इंडियन कानून के हिसाब से सिक्योरिटीज नहीं मानी जाती है। ठीक है, अब खेल, पॉलिटिक्स, करेंसी, जो क्रिप्टो करेंसी, ये सब क्या है, कानून के हिसाब से सिक्योरिटीज नहीं है। लेकिन इन प्लेटफॉर्म पर हर साल लगभग 50,000 करोड़ रुपए का सट्टा लगता है, लेन देन होता है, और 5 करोड़ से ज्यादा लोग इसको इस्तेमाल भी करते हैं। इसीलिए सेबी ने लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। तो एक तरह से समझिए तो जुआ है, और आप जाते हैं अपने हिसाब से। जैसे आपने वो एक आध मूवी देखी होगी, मूवी में भी इस तरह की चीजें होती है। ठीक है, खैर जन्नत मूवी देखी होगी, जन्नत में है ये ना, क्रिकेट के ऊपर जो होता है बैटिंग जिसको कहते हैं, उसी तरह का ये भी है। ठीक है, खैर तो इतना ही है इसके अंदर। इसको आप याद रखिएगा कि ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या है और सेबी ने इस पे किस तरह की चीजें कही हैं। ठीक है, खैर अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा बायोस्वेल की से पानी बचाने का नया तरीका। बायोस्वेल, ठीक, क्या होता है बायोस्वेल? बायोस्वेल बेसिकली क्या होता है कि रोड किनारे, सड़क किनारे जो है, जब बारिश होता है तो वहां पे इस तरह की चीजें होती हैं कि एक गड्ढा खोद देते हैं। ठीक है, फिर कंक्रीट डाल देते हैं उसके बीच में, फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं और फिर पेड़ पौधे उसके ऊपर लगा देते हैं। ठीक, तो जो बारिश का पानी होता है ना वो छन के कहाँ जाता है? वो छनता है, ठीक है, पहले मिट्टी से, फिर कंक्रीट से, और छन के फिर वो ग्राउंड में नीचे चला जाता है, और नीचे जो है वो वाटर को रिचार्ज कर देता है। ठीक है, तो यही है बेसिकली बायोस्वेल, पानी बचाने का नया तरीका। ठीक, समझ गए? तो ये बायोस्वेल समझ गए हम लोग। ठीक है, ये नेचर को इस्तेमाल करके पानी को मैनेज करने का एक शानदार तरीका है। इसमें हमारी जो धरती की बायोडाइवर्सिटी है वो भी बढ़ती है और शहर भी सुंदर दिखेंगे ही। शहर के आप किनारे अगर इस तरह की चीजें करते हैं, फूल पौधे लगाते हैं, तो बेसिकली ये दिखेगा ही। तो मैंने आपको पूरा बता दिया है, ठीक ना, इस तरह से डिजाइन किया। तो ये चीजें जो है मैंने आपको यहीं पे बता दी है, और ज्यादा इसमें कुछ जानने का नहीं है, लेकिन इसके फायदे या देख लेते हैं। ठीक ना, तो बारिश के पानी का अच्छा मैनेजमेंट होता है। बाढ़ भी जो है
कम आती है ऐसी जगहों पे, ठीक है, क्योंकि बारिश का पानी जो है आराम से रिस जाता है और वो ग्राउंड वाटर में मिल जाता है। आसपास की जो जैव विविधता है वो भी बढ़ती है, ठीक। तो ये ज़्यादातर शहरों में सड़कों, पार्किंग, छतों के बहने वाली पानी को मैनेज करके इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग जगह और बारिश के हिसाब से इनका साइज और डिज़ाइन किया जाता है। ये बड़ा क्षेत्र भी अपना सकता है, ठीक है, बड़ा क्षेत्र में भी होता है और छोटे से क्षेत्र में भी हो सकता है। आप भी कर सकते हैं, ठीक, और कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यही है बेसिकली इसके अंदर। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है चिली से रिलेटेड। चिली जो है वो साउथ अमेरिका का एक देश है। दक्षिणी चिली में क्या हुआ है कि भूकंप आया है, ठीक है। 7.4 मैग्नीट्यूड का भूकंप था, जिसके बाद सुनामी की भी चेतावनी वहां पे जारी कर दी गई है, ठीक है। तो ये चिली का आप नक्शा देख सकते हैं, यहाँ पे अर्थक्वेक आया है और ये चिली है। ये चिली जो ये रेड से जो आपको दिख रहा है ना, एकदम चिली जैसा, ये एकदम लंबा सा देश है, ठीक, एकदम लंबा सा देश है, इसलिए इसको चिली कहते हैं। इसलिए नहीं कहते हैं, बस वैसे मैं बोल रहा हूँ, चिली कहते हैं, ठीक है। तो क्या है बेसिकली, आगे क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। चिली कहाँ है ये तो मैंने बता दिया आपको कि साउथ अमेरिका का एक देश है, ठीक। और ये वेस्ट कोस्ट पे है, ठीक है, वेस्ट कोस्ट पे, ये इसके वेस्ट कोस्ट पे है, ईस्ट कोस्ट पे नहीं, ठीक है। वेस्ट कोस्ट करने का मतलब पश्चिमी घाट पे है, ठीक। अपने जैसे इंडिया में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है, उसी तरह इस तरफ जो होता है पश्चिमी घाट और इस तरफ जो होता है वो समुद्र का जो किनारा होता है ना, उसके साइड में जो इस साइड होता है, आप ये हो गया ईस्ट कोस्ट और ये हो गया आपका वेस्ट कोस्ट, ठीक। इस साइड का पार्ट जो हो गया वो वेस्ट कोस्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है कि थोड़ा सा जान लेते हैं चिली के बारे में, ठीक है। इसके उत्तर में क्या है, पेरू है और बोलिविया है। पेरू है उत्तर में, देख रहे हैं आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, पेरू, और बोलिविया भी यहीं पे है, ठीक है, एक देश है, ठीक। और पूर्व में क्या है, अर्जेंटीना है। इसके पूर्व में अर्जेंटीना देश है, ठीक है। और चिली की बॉर्डर जो है वो साउथ अमेरिका की सबसे लंबी बॉर्डर है। अगर इसकी बॉर्डर देखेंगे आप तो सबसे लंबी है, ठीक है। और दुनिया की तीसरी सबसे लंबी बॉर्डर यही है, ठीक है। तो चिली की भौगोलिक बनावट कैसी है ये भी मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। देखिए, एंडीज पर्वतमाला यहाँ पे है। आटाकामा रेगिस्तान जो है दुनिया का सबसे सूखा रेगिस्तान, वो भी यहीं पर है। और ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में है, ठीक है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में है, ठीक, देख सकते हैं। ये पैसिफिक ओशियन है, यानी प्रशांत महासागर, ठीक। इसीलिए यहाँ पे जो है ज्वालामुखी और भूकंप जैसी चीजें अक्सर होती रहती हैं। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है ओजोस डेल सलाडो, ये एक ज्वालामुखी है, ठीक है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा एक्टिव ज्वालामुखी है। चिली की इकोनॉमी के लिए भी बहुत जरूरी है कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा यानी कॉपर बनाने वाला देश है, ठीक। और ये अर्जेंटीना और बोलिविया के साथ मिलकर लिथियम ट्रायंगल का हिस्सा है, ठीक है। बेसिकली जो जानकारी मैंने आपको दी है, फिर से आप अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से आप वीडियो को पीछे करें और इस जानकारी को आप फिर से देखें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कि आपको इसके बारे में पूछ दे, चिली की राजधानी पूछ दे, ठीक है, ये सब चीज़ें पूछ दे, तो आप जो है इसकी राजधानी वगैरह जो है देख लेंगे। और कहाँ पड़ता है, इसके उत्तर में कौन कौन से देश हैं, ठीक, कौन सी पर्वतमाला है, कौन सा जो है एक्टिव ज्वालामुखी है सबसे ऊंचा यहाँ पे, वो भी आप याद रखेंगे, ठीक। ओजोस डेल सलाडो, ठीक। चलिए, तो आज हमने झारखंड में ओबीसी जनगणना, बुजुर्गों के लिए स्कीम, ब्लैक होल पम जो एक्सपेरिमेंट हुआ, MTDNA जो बीमारियों का इलाज के लिए बनाया गया, उत्तराखंड का रहमान उत्सव, RBI की रिपोर्ट, ओपिनियन ट्रेडिंग और बायोवेस्वेल का कमाल देखा, और चिली में आए जो भूकंप था उसको भी हमने डिस्कस किया। तो सारी जानकारी मैं होप करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो फिर भी आप कमेंट में पूछे, मैं फिर से इस पे एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूंगा या फिर कमेंट में आपको जवाब दे दूंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए। वैसे समझ में आ जाना चाहिए, ना समझ में आए तो फिर से आप वीडियो देख सकते हैं,
बार बार देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, वही सब्सक्राइब, ठीक, जरूर कर लें। धन्यवाद।